Whenever you enter into the journey of any examination, the first thought that comes to our mind is कि क्या इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल होगा और क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। हर साल हजारों एस्पिरेंट्स यही क्वेश्चंस पूछते हैं और मेरा आंसर यही रहता है that there is no statistics which could be analyzed to answer this. Rather, what you should do is you should look inside you and analyze whether you're serious about it, whether you want it badly or not, how much intent you have to give this examination. That will decide whether you will be able to cover or clear it in the first attempt or not. कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, वही मिस्टेक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो आपको अवॉइड करनी है टू क्रैक आरबीआई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में नए हैं तो ये आरबीआई ग्रेड बी की फ्री गाइड बुक आप डाउनलोड करें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको क्यों डाउनलोड करेंगे? क्योंकि इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019 जो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल सही डायरेक्शन देंगे। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। इनफैक्ट नोटिफिकेशन में भी इतना डिटेल में नहीं है जितना यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी सो दैट यू कैन प्रिपेयर एज पर द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। और साथ में लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी मिलेंगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। अब क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप तैयारी शुरू ही किए हैं तब भी आपको ये समझ आ जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे बताऊंगा जो मिस्टेक्स काफी लोग करते हैं इज द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड कब होता है जी? ज्यादातर ये तभी होता है जब हमें ये पता ही नहीं होता कि वेदर दिस इज फॉर मी। काफी लोग आरबीआई के बारे में सुन के आ जाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख के आ जाते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, बस किसी ने बता दिया कि 30 लाख 35 लाख सीटीसी है, ये दे दो, तो हम कूद गए। देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी। What do you want to achieve through this? Is it only about salary? Then that's a very false motive, I would say. There has to be some internal motivation कि आप ये ऑफिसर बनकर क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ का एम है। तभी आप अपनी प्रिपरेशन में आए। वो दिन जब आप बिल्कुल ही निराश हो चुके होंगे अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, अगर आपको ये क्लियर है कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूं, क्या मेरा पर्पस है, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम, आई थिंक इट विल लीड टू अनदर स्टेट वेयर यू विल बी गिविंग टू मेनी एग्जाम्स, क्योंकि आपको इस एग्जाम के देने के पीछे का मोटिव पता नहीं है। और आप ऐसे कई एग्जाम चुन लेंगे जो आपको लोग बताएंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे और आप सबकी तैयारी करने लग जाएंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू आर नॉट जस्ट नो एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो आप प्रिपेयर तो कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग टू अपीयर बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू क्लियर। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टारगेट टू मेनी एग्जाम्स। तो ये दोनों मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मैं तो ये बोलता हूँ आप सिर्फ 2-3 एग्जाम्स चुनिए पूरे साल में, उन्हीं पे कंसंट्रेट कीजिए, और वो एग्जाम्स में ओवरलैपिंग सिलेबस होगा तो और अच्छी तैयारी होगी आपको। अब काफी लोगों को बहुत क्लैरिटी होती है कि मुझे आरबीआई देना है एंड आई वांट टू सर्व द नेशन, मुझे इस एरिया में काम करना है। बट देन व्हाट स्ट्राइक्स देम नेक्स्ट इज द फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज। हमारे दिमाग में इतना डर बिठा दिया गया है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हमारी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, हम बिल्कुल ही क्या कहते हैं ना कि एक एक पर्पसलेस इंसान बन जाएंगे जिसका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, जो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी। आजकल की दुनिया में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थे। इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं कि आप कुछ भी कर कर घर बैठ के भी आई थिंक 25-30 हजार रुपये कमा सकते हो अगर थोड़ा सा भी आप स्किल सीख लें। तो फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज पता नहीं क्यों आता है, शायद हमारी पेरेंटिंग इस तरह से की गई है कि काफी लोग अपने पास को लेकर डरते रहते हैं कि जो मेरा पास्ट है वो मुझे हॉन्ट कर रहा है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे अगर आपने टीयर 2 कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है,
तो क्या हो गया भाई, इसको क्यों सोच रहे हो? क्या टीयर 2 कॉलेज से लोग नहीं निकलते हैं? किसी के गैप ईयर्स होते हैं तो उसको लगता है कि पता नहीं इंटरव्यू में तो मुझे 0 मार्क्स दे देंगे। वो खुद जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके रिज्यूमे पे भी गैप ईयर्स होते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव गैप ईयर्स, इट्स मोर अबाउट कैन यू जस्टिफाई देम। क्या रीजन है गैप ईयर्स का? अगर वो ऑनेस्ट है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। काफी लोगों को लगता है कि मेरा 0 वर्क एक्स है तो मुझे नहीं लेंगे। ऐसी बात नहीं है, वर्क एक्स वाले निकलते हैं, बट साथ में आप देखेंगे बहुत सारे लोग फ्रेशर्स भी निकलते हैं। फिर काफी लोगों को लगता है कि मेरा नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो क्या हुआ, 70% लोग हर साल जो निकलते हैं वो इंजीनियर्स हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं, और इनके बारे में सोचकर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज अगर आप इनके बारे में सोचने लग गए, आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, आपकी प्रोडक्टिविटी आने वाली नहीं है। तीसरी चीज अगेन जो मुझे लगता है साइकोलॉजिकल लेवल पे है, इज द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको ही गलत समझ के बैठे। हमें क्या लगता है कि ये कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी है। हम डेली 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, दिस इज कंसिस्टेंसी। बट क्या यही कंसिस्टेंसी है? नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप डेली 4 घंटे सोचकर 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, साढ़े साढ़े 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंसी है। अगर आप किसी दिन 3.5 घंटे, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3.5 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये भी कंसिस्टेंसी है। एज लॉन्ग एज यू शो अप डेली, यू ओपन योर बुक, you study for half an hour, 1 hour, 1.5 hour, that's okay. You are in touch. You are moving forward in a purpose. That is consistency. इनफैक्ट ये भी कंसिस्टेंसी है, अगर आप एक डिफाइंड सेट ऑफ इंटरवल डिसाइड कर लें कि मैं हर रोज पढ़ूंगा, फिर गैप लूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर गैप लूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर गैप लूंगा, ये भी कंसिस्टेंसी है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि हर रोज घिसना ही है 4 घंटे, रोबोट की तरह ही काम करना है, सुबह उठना है, पढ़ना है, ऑफिस जाना है, आना है, पढ़ना है, सो जाना है, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। एक मशीन एग्जाम नहीं क्लियर कर सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। चौथी गलती, अगर मैं प्रिपरेशन पे आऊं, अभी मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहा था, इज अबाउट टू मेनी सोर्सेस। काफी लोगों को काफी क्लैरिटी होती है, काफी टाइम भी होता है, कंसिस्टेंट भी होते हैं, बट इतने ज्यादा सोर्सेस पकड़ लेते हैं जस्ट आउट ऑफ अगेन फोमो, केयर, एडुटैप ले लिया, अनुजिंदल ले लिया, एग्जाम भी ले लिया, सीजीबी ले लिया, 10 कोर्स लेके बैठे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स कर रहे हैं, और मार्केट से किताबें बिठा ली हैं। आरबीआई इज नॉट एन एग्जाम विच रिक्वायर्स सो मच डेप्थ, यस इट रिक्वायर्स ब्रेथ, बट ऐसा हर जगह से इतना इतना पढ़ आप पढ़ ही नहीं सकते हो, और पढ़कर शायद आप जो क्रक्स है कि एक चीज को मल्टीपल बार रिवाइज करना है, आप वो भूल रहे हो। तो टू मेनी सोर्सेज आई थिंक इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर यू इन दिस जर्नी। पांचवी चीज ये सोचना कि एग्जाम टफ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम क्रैक करना आसान है, बट टफनेस से मेरा मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वो टफ है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, आप सिलेबस कवर कर पाएंगे, तो एग्जाम टफ नहीं है। व्हाट इज एक्चुअली टफ इज कंपटीशन। कंपटीशन इज द टफ नट टू क्रैक रेदर देन द सिलेबस इटसेल्फ। छठी गलती लोग क्या करते हैं? स्टडी प्लान नहीं है जी, स्टडी प्लान ना होना ये सबसे बड़ी गलती है। अब स्टडी प्लान नहीं होता है तो गलती क्या होती है कि हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्कूल में मैडम पूछ लेती थी, पेरेंट्स पूछ लेते थे, आज क्या किया, कैसे कवर करोगे। अब आप खुद सेल्फ ड्रिवन हो, जब तक टाइम टेबल नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करोगे? दैट एम आई मीटिंग माई टारगेट्स, एम आई बिहाइंड माई शेड्यूल, एम आई अहेड माई शेड्यूल। स्टडी प्लान ना होना सबसे बड़ी गलती है, इसमें चीजें आई गई हो जाती हैं, हम सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट करते रह जाते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब पेस पकड़ेंगे। यू मस्ट हैव स्टडी प्लान, यू मस्ट हैव टारगेट्स, यू मस्ट हैव अकाउंटेबिलिटी, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। जिम जाते हैं ना, थोड़ा सा डॉलर बन जाए तो बड़ी मोटिवेशन आती है कि वाह अब तो बॉडी बना लेंगे। स्टडी प्लान के जब टारगेट्स मीट करोगे, हालांकि थोड़ा डिले से मीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन यू मीट देम, व्हेन यू कंप्लीट वन चैप्टर, वन सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट, एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, लगेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ टुवर्ड्स माय जर्नी, और मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है जो मुझे लगता है कि टू मच रीडिंग। चलो रीडिंग तो हमें करनी है, बट टू लिटिल प्रैक्टिस। खास करके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस जैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट
प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, बट हाउ वुड यू लर्न टू मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एंग्जाइटी, हाउ वुड यू लर्न हाउ टू सेलेक्ट द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ वुड यू लर्न टू skip the question if you're not able to solve within a certain time frame? ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो बहुत सारे क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट करके आएगी। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो स्किल ही अलग है, इसको जितना आप सोचेंगे कि मैं कर लूंगा बाद में, उतना ज्यादा आपके कम नंबर आने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है, नो पीयर ग्रुप। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि घर पे अकेले बैठ के भी तो पढ़ सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए आरबीआई ग्रेड भी थोड़ा सा डायनेमिक एग्जाम है, करंट अफेयर बेस्ड काफी इसमें वेटेज रहता है, चीजें बहुत जल्दी चेंज होती हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। तो पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। इससे एक तो आप मोटिवेटेड भी रहते हो, क्योंकि दूसरे को जब पढ़ता देखते हो आपको लगता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ यू आर ऑल्सो अप्राइज्ड ऑफ द करंट डेवलपमेंट के, मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या करंट अफेयर्स आ रहे हैं। अगर आरबीआई का पेपर नहीं हुआ है लेकिन नबार्ड का पेपर हुआ है, सेबी का पेपर हुआ है, उसमें क्या अलग देखने को मिला है। सो it's like a building a community where like minded people are striving towards a common goal। इससे बहुत हेल्प मिलती है और आपका एफर्ट भी बहुत कम हो जाता है, बिकॉज many people are doing the same things and they can guide you। तो ये मुझे लगता है कि कुछ गलतियां हैं, ठीक है, जो आपको सुधार लेनी चाहिए। और स्टडी प्लान वाली तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टडी प्लान नहीं होता तो मैंने बहुत बार देखा है लोग करंट अफेयर्स दे स्टार्टेड टू अर्ली। अब आरबीआई के लिए करंट अफेयर्स अभी क्यों स्टार्ट करोगे, दिसंबर के बाद करोगे ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते ही नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ फेज 1 पढ़ते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि फेज 2 तो बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी आएगा नहीं। तो ये सही स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। it acts as a evaluator for you whether you're going in the right direction, and it also motivates you when you complete your targets। तो इन चीजों पे आपने सोचना है। अगर आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स बिल्कुल बिल्कुल सही से आप ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नीड अ माइंडसेट to first acknowledge them that you're doing these mistakes, and then you need to overcome them, which will require a little effort। थोड़ी resistance आएगी, but अगर इंटेंट है, मोटिव है कि एग्जाम क्लियर करना है, तो आप कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें सही करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पक्का क्लियर हो जाएगा, बट हाँ अगर ये गलतियां करोगे तो पक्का क्लियर नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बाकी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हमारी वेबसाइट पे जाएं edutap.in पे, अंडर कोर्सेज आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज देखें। और यहाँ पे हमारे मेनली 2027 के लिए अगर आप कोर्स देखेंगे तो गोल्ड कोर्स है विच इज कंप्लीट फेज 1 टू इंटरव्यू कोर्स, या फिर सिल्वर कोर्स है विच इज फेज 2 प्लस इंटरव्यू। तो इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, बाकी टेस्ट सीरीज है जी, फेज 1 टू टेस्ट सीरीज एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज, जो आपको कंप्लीट सोल्यूशन देती है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इनमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेंगे जो आपके एवेलुएट होंगे और डिटेल फीडबैक आपको दी जाएगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।